जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका CW के YouTube चैनल में। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूँ आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की चर्चा बेहद अहम विषय पर होने वाली है। अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ता हालिया संघर्ष। यह संघर्ष सिर्फ दो देशों के तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रूस और चीन की भी भूमिका काफी अहम हो जाती है और इसका असर पूरी दुनिया, खासकर जब हम भारत की बात करें तो भारत पर भी पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या है पूरा मामला, इसकी जड़ें कहां तक हैं और दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं अमेरिका वेनेजुएला रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो, अभी आए हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। दोस्तों, एक कथन है एक राष्ट्राध्यक्ष का, जिसमें वो कहते हैं कि मुझे गिरफ्तार करने आओ, मैं यहीं मीरा फ्लोरेस यानी कि राष्ट्रपति भवन में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, देर मत करना कायरो। ये कथन है दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व रखने वाले देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का। तो ये कथन किसके लिए है, किसे कह रहे हैं? क्योंकि दोस्तों 7 अगस्त 2025 को अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ने के लिए 435 करोड़ डॉलर का इनाम रखा और अमेरिका इन्हें जो है दुनिया में ड्रग कार्टेल का सबसे बड़ा जो है कि कहता है कि ये ड्रग बेचने वाला एक व्यापारी है। ठीक है, अमेरिका ऐसा कहता है। तो अमेरिका ने 7 अगस्त को जब इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया, उसी के अगेंस्ट इन्होंने ये बात बोली। न सिर्फ गिरफ्तारी का वारंट अमेरिका की तरफ से जारी हुआ, बल्कि अमेरिका ने यूएसएस ग्रेवली, यूएसएस डेनहैम जैसे अपने जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं, ये कैरिबियन सी में वेनेजुएला की तरफ रवाना कर दिए। और वेनेजुएला के बॉर्डर पे इस समय देखेंगे आप, नेवी जो अमेरिकन नेवी है वो एक हैवी बिल्डअप कर रही है। साथ ही न सिर्फ नेवल वेसल्स हैं, बल्कि पनडुब्बियां भी यहाँ पर है और अपने हिसाब से वेनेजुएला भी यहाँ पर मुस्तैद है। अब देखिए, ये घटना धीरे धीरे डेवलपिंग फेज में है और ये घटना थोड़ा सा और आगे बढ़ती है। 4 सितंबर को एक खबर आती है कि वेनेजुएला के एक छोटे से शिप, जो यहाँ पर दिख रहा है, एक अनक्लासिफाइड ये तस्वीर है अमेरिका की तरफ से जारी की गई, कैरिबियन सी के अंदर इस शिप को निशाना बनाया अमेरिकन नेवल शिप्स ने और इसको जो है कि मिसाइल मारकर ध्वस्त कर दिया। और अब जब निकोलस मदुरो यानी कि वेनेजुएला ने पूछा कि ये तुमने क्या किया, तो अमेरिका ने कहा कि ये छोटी सी जो शिप है वो ड्रग ले जा रही थी, जो कि अमेरिका में जाता और हमारे लोगों के लिए ये एक नुकसानदायक चीज साबित होती। लेकिन बताया जा रहा है दोस्तों वेनेजुएला की तरफ से कि इसमें 11 आम नागरिक यानी कि मछुआरे सवार थे, जिसको अमेरिका द्वारा मार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी को थोड़ा सा हम और आगे ले चलते हैं, समझते हैं थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में। जब तक आप मैप नहीं समझ लेते, तब तक आपको ये बात पता नहीं चलेगी कि दुनिया के किस हिस्से की बातचीत हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। तो दुनिया के कॉन्टिनेंट्स में से 2 कॉन्टिनेंट हैं, एक उत्तर अमेरिका, जो ये वाला कॉन्टिनेंट है उत्तर अमेरिका, और दूसरा है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में बसा एक देश है वेनेजुएला, और नॉर्थ अमेरिका के काफी बड़े हिस्से पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, आप सब जानते हैं, जिसका यहाँ पर एक पूंछ जो है फ्लोरिडा और मियामी के पास जो है कैरिबियन सी में निकली हुई आपको दिख रही है। और अमेरिकन नेवल शिप्स यहाँ से यहाँ चलकर आए कैरिबियन सी में वेनेजुएला के आसपास एक हैवी बिल्डअप करने के लिए, जिससे कि वे वेनेजुएला पर दबाव बना पाए। दोस्तों, वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक तेल समृद्ध राष्ट्र है। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला के तेल और राजनीति पर प्रभाव डालना चाहता है। 1999 से ही, जब वेनेजुएला के अंदर ह्यूगो चावेज की सरकार थी, तब से ही अमेरिका जो है कि वेनेजुएला विरोधी रुख अपनाया हुआ है। साथ ही अब जब हम सितंबर में आज देख रहे हैं, जब वहां पर निकोलस मदुरो सरकार में है, उनके खिलाफ भी अमेरिका जो है कि एक विरोधी की भावना रखता है, क्योंकि अमेरिका ने कई आरोप प्रत्यारोप जो है वेनेजुएलन जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, उनके ऊपर लगाया है। कई बार तो उनके ऊपर अमेरिका चुनाव में भी जो है कि धांधली के आरोप जो है लगाता रहता है। दोस्तों, 2025 के अंदर ये सिनारियो पूरा बहुत खतरनाक हो चला है, क्योंकि इसका असर अब धीरे धीरे
विश्व की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर भी पड़ रहा है। आई होप आपको मैप जो है धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर इस वाले थोड़ा सा वाइड मैप के अंदर देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का फ्लोरिडा में ये मियामी नाम की एक जगह, उसके बाद नीचे आते हैं क्यूबा, क्यूबा है, ये पूरा कैरिबियन सी हो गया, ध्यान में रखें कैरिबियन सी के अंदर ही जो है क्यूबा पड़ता है, हैती पड़ता है, डोमिनिकन रिपब्लिक पड़ता है, ठीक हो, प्यूर्टो रिको पड़ता है, वर्जिन आइलैंड पड़ता है। ये सारी लोकेशंस यहाँ पर हैं। इन लोकेशंस को थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे और बगल में यहाँ पर जो है लैटिन अमेरिकी देश होंडुरास, निकारागुआ, ठीक है, पनामा, कंबोडिया यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो थोड़ा सा मैप भी आप जरूर देखते हुए चलेंगे तो आपको ज्यादा सही से चीजें समझ में आएंगी। दोस्तों अगर बात क्यूबा की करें तो आपको मैं ले चलूंगा साल 1962 में। थंबनेल में आपने देखा होगा क्यूबा संकट 2.0, तो क्यूबा संकट की तरफ आपको फटाफट लेके चलते हैं साल 1962 में। 1962 में दोस्तों क्यूबा के अंदर लगातार क्यूबा के जो रेबेलियन ग्रुप थे, उनके नेता थे फिदेल कास्ट्रो, लगातार क्यूबा की वर्तमान सरकार का तख्ता पलट करके क्यूबा के अंदर एक साम्यवादी सरकार की स्थापना करना चाहते थे। आप सब जानते हैं कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद 1945 से लेकर 1991 तक यानी कि सोवियत संघ के पतन तक दुनिया में अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध, एक साइलेंट कोल्ड वॉर चलता है, जिसमें वो एक दूसरे से नहीं लड़ते, लेकिन हाँ उनके जो एलाइज हैं वो आपस में लड़ के जो है कि एक दूसरे को सेटिस्फाइड जरूर करते हैं और वो अपने देशों को, जो अपने एलाइज को हैं, सपोर्ट करके अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से लड़ते जरूर हैं। ये एक वैचारिक जंग थी जिसमें सोवियत संघ साम्यवादी जो है व्यवस्था का प्रचारक था और अमेरिका हमेशा से जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था का प्रचारक था। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के देश पूंजीवादी हों और रशिया चाहता है कि अमेरिका के देश साम्यवादी हो जाए। तो साम्यवादी देश था क्यूबा, और क्यूबा में उस समय सरकार 1962 में जो थी वो प्रो अमेरिकन थी और अमेरिका को सपोर्ट करती थी। और दोस्तों इस वाले पूरे जो कैरिबियन सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इस पूरे आइलैंड के अंदर अमेरिका, आप सब जानते हैं कि उसकी हेजमनी वर्ल्ड में है, वो चाहे नेवल सुपर पावर हो या फिर वो इकोनॉमिक सुपर पावर, उसके दम पे वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। तो दोस्तों क्यूबा में साम्यवादी विचारधारा को वो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्यूबा के अंदर 1962 में जो है कि साम्यवादी सरकार थी, उसके बाद फिदेल कास्ट्रो यहाँ पर लगातार अमेरिका के खिलाफ गतिविधियां कर रहे थे। तो क्यूबा को ये डर था कि अब अमेरिका हमें पूरी तरह से हड़प लेगा। इस क्यूबा के डर को ध्यान में रखते हुए रशिया ने अपनी मिसाइल बोट भेजे, यहाँ पर शिप्स भेजे जो कि परमाणु मिसाइलों से लैस शिप थे, और उधर से अमेरिकन शिप भी यहाँ से इधर आगे बढ़े और तब जाकर के जो है कि रशियन शिप्स अमेरिका के सामने खड़े हो गए और दोनों उस समय परमाणु हथियार से संपन्न थे। लेकिन दोस्तों इस समस्त घटनाक्रम को टेबल पर बैठकर अमेरिका और रशिया ने जो है कि शांत किया। उसके बाद दुनिया ने जो है कि राहत की सांस ली और दुनिया तीसरे बड़े विश्व युद्ध से बच सकी। और ये विश्व युद्ध जो है परमाणु युद्ध होता अगर उस समय 1962 में अमेरिका और रशिया एक दूसरे से लड़ते। देखिए क्यूबा मिसाइल संकट जितना हो सकता है, इसी को कहा जाता है, जितना हो सकता है बहुत शॉर्ट तरीके से हमने समझाया, क्योंकि हमारा आज का मुख्य विषय जो है वेनेजुएला और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमने इसे क्यूबा 2.0 नाम दिया, इसलिए हमें क्यूबा मिसाइल संकट थोड़ा सा समझाना पड़ा। खैर फिर से एक बार सेम वही बात रिपीट हो रही है, जब वेनेजुएला चाइना और रशिया के सपोर्ट वाला देश, एक जो है कि साम्यवादी जो है कि विचारधारा वाला देश आज अमेरिका के सामने डट कर खड़ा हुआ है। तो इसी के बारे में हम आइए जो है कि आगे बातचीत और कर लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं वेनेजुएला के बारे में। वेनेजुएला के बारे में आपने देखा तो यहाँ पर मैप के अंदर और देख लीजिए कि किस तरह से वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, टैंकर टर्मिनल्स और मेजर ऑयल फील्ड जो है वेनेजुएला की। देखिए ये वेनेजुएला के जो तटीय वाला हिस्सा है वहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है। और वेनेजुएला की राजधानी आप लोगों को याद रखनी चाहिए कराकस, क्योंकि वेनेजुएला की राजधानी कई एग्जाम्स के अंदर जो वनडे एग्जाम्स होते हैं खासकर उसमें भी पूछा जाता रहा है। तो वेनेजुएला के बारे में यहाँ पर आप पढ़ करके चीजें समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए अमेरिका ने 2025 के अंदर वेनेजुएला में
बहुत तेजी से दबाव बनाना शुरू किया। और जैसा कि यहाँ पर इस मैप में आप जो है कि देख पा रहे हैं, एक न्यूज़पेपर की हमने यहाँ पर कटिंग ली हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो शिप्स हैं वो अमेरिकन वेसल्स जो है ये वेनेजुएला के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि एक हैवी बिल्डअप जो है अमेरिका इस समय वेनेजुएला के अंदर लगा रहा है। अमेरिका ने लगातार वेनेजुएला की सरकार पर आरोप भी लगाया कि वह लगातार विपक्ष को दबा रही है, लोकतंत्र वेनेजुएला के अंदर खत्म हो रहा है, ऐसा अमेरिका कहता है। इसके जवाब में अमेरिका ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए, कुछ जगहों पर सीमित सैन्य कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अमेरिका की कोशिश है कि मदुरो की जो सरकार है उसको कमजोर करके वहां एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को स्थापित करना। लेकिन दोस्तों जो निकोलस मदुरो हैं उन्हें रूस और चीन का समर्थन लगातार मिल रहा है, जिससे ये संघर्ष अब केवल रीजनल नहीं है बल्कि एक ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है। और दोस्तों अमेरिका ने जो है लगातार ड्रोन से निगरानी इस समय कर रहा है, वेनेजुएला की नेवी के जहाजों को आपको जैसा कि मैंने बताया तैनात कर रहा है। तेल निर्यात पर सख्त नियंत्रण करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका के लक्ष्यों में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण, एक तो तेल पर पकड़ बनाना चाहता है अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल अपने हित में करना चाहता है, क्योंकि इसीलिए वो ये सब सारा कुछ कर रहा है कि एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वेनेजुएला के अंदर हो, क्योंकि निकोलस मदुरो प्रो चाइनीज और रशियंस है, इसलिए जरूरी है कि वहां पर एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट बननी चाहिए। एंटी अमेरिकन जो आज की गवर्नमेंट है निकोलस मदुरो की, उसको हटा करके लैटिन अमेरिका में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है अमेरिका। और जवाब में दोस्तों वेनेजुएला आप जानते हैं कि रूस और चीन के साथ सुरक्षा और आर्थिक समझौते भी उसके हैं। ठीक है, अमेरिका की उपस्थिति का जो है कि वेनेजुएला लगातार विरोध करता है। क्षेत्रीय देशों को भी वेनेजुएला अपने पक्ष में करता रहा है, जैसे कि उसका पड़ोसी देश कोलंबिया जो है अभी हाल ही में एक बयान जारी किया। उसने कहा कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से निकोलस मदुरो की सरकार को गिराने का प्रयास करता है या वहां पर नेवल कॉन्फ्लिक्ट करता है तो वेनेजुएला के साथ साथ कोलंबिया भी अमेरिका के अगेंस्ट वॉर में इन्वॉल्व हो जाएगा। देखिए वेनेजुएला का जो तेल है उसके नियंत्रण या सहयोग में रहे, ये अमेरिका चाहता है। तीसरा पॉइंट ये देखिए, ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए, लेकिन लिखा इसलिए है कि आप फिर से स्क्रीन को देख करके यहाँ पर जो है चीजें समझते जाएं। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। तो इसको क्यूबा 2.0 क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों हालात इस समय 1962 वाले ही हैं। अब सोचिए कि कोई हिंद महासागर में भारत के सामने श्रीलंका के आसपास अपनी नेवल शिप लेकर खड़ा हो और भारत को ललकार रहा हो, तो सोचिए भारत जैसे एक सशक्त राष्ट्र के लिए उसके साथ लड़ना एक नैतिक जिम्मेदारी भी हो जाती है, कहीं डर से भागने वाली बात हो जाती है अगर हम नहीं लड़ते हैं। तो सेम उसी तरह की सिचुएशन इस समय वेनेजुएला के अंदर क्रिएट की है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इन जगहों पर अपनी नेवी को खड़ा करके। साथ ही P-8I नाम से एक जो मैरीटाइम सर्विलांस विमान होता है, जो कि इंडिया के पास भी P-8I नाम से है, यानी कि P-8 उसका नाम है, I इंडिया लगता है, और अमेरिका के पास होगा तो वो P-8A होगा। ठीक है, तो P-8A विमान भी लगातार जो है यहाँ पर सर्विलांस करते हुए नजर आ रहे हैं अमेरिका के लिए। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं रूस का पक्ष यहाँ पर आपको बताऊं तो आप ये समझिए कि रूस वेनेजुएला का बहुत पुराना साझेदार है। हथियार, मिसाइल टेक्नोलॉजी और खुफिया सहयोग भी जो है लगातार रूस जो है वेनेजुएला को देता रहता है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस अमेरिका को हर क्षेत्र में चुनौती देना चाहता है और वेनेजुएला रूस के लिए अमेरिका के बैकयार्ड में घुसने का एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है दोस्तों, रूस तेल की तकनीक और लोन भी देता रहता है वेनेजुएला को, और वेनेजुएला रूस के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के बैकयार्ड के अंदर रूस का एक महत्वपूर्ण सहयोगी हो तो रूस को एक जो है स्ट्रेटेजिक बढ़त जरूर अमेरिका के अगेंस्ट प्राप्त होगी। जिन दोस्तों 2025 के संघर्ष में रूस ने वेनेजुएला को सैन्य सलाहकार, मिसाइल टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया हुआ है, और रूस का मकसद है अमेरिका को लैटिन अमेरिका में उलझा कर रखना, साथ ही यूरोप यूक्रेन मोर्चे पर अमेरिका का ध्यान भी बटाना। तो ऐसा मत समझिए कि रशिया, कुछ लोग आपको बताएंगे कि रशिया इस समय यूक्रेन के साथ वॉर में जो है बिजी है, तो इस समय वेनेजुएला के अंदर जो है वो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, अमेरिका जो चाहे वेनेजुएला के साथ कर सकता है। नो 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 नेवर, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसा कि पुतिन का तेवर
आजकल आप देख पा रहे हैं, जब अलास्का समिट के अंदर आपने देखा, जब ट्रंप ने अलास्का की धरती पर रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए पुतिन को मनाने के लिए बुलाया था, तो पुतिन के तेवर से आपको कहीं से कहां तक भी नहीं लगा होगा कि पुतिन किसी भी तरह से अमेरिका से डरने वाले हैं, बल्कि अमेरिका के आंख में आंख डाल करके अलास्का की बैठक की और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कहीं न कहीं अपने कद के सामने उन्होंने नीचे ही रखा। तो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि अगर कहीं न कहीं आज के समय में अगर वेनेजुएला और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो कहीं न कहीं रशिया पूरी तरह से सपोर्ट में जो है कि खड़ा नजर आएगा। और अगर हम वही दोस्तों बात कर लेते हैं चीन की, अपने पड़ोसी देश चीन की, तो आजकल आप जानते हैं कि चीन भी वर्ल्ड के अंदर अपनी हेजमनी, अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है। आज के डेट में अमेरिका के अगेंस्ट रशिया से भी बड़ा प्रतिद्वंदी के रूप में चाइना इस समय वर्ल्ड में नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना की अभी आपने 80वीं जो है कि विक्ट्री डे परेड देखा, जिसमें चाइना ने बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज शोकेस की, जो कि अमेरिका के अगेंस्ट उसके लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन और पावर डेमोन्स्ट्रेशन बनकर नजर आ रहा है। तो दुनिया के देश इस पर भी निगाह टिकाए हुए हैं। तो चाइना अब वो वाला चाइना नहीं रहा, चाइना अब अमेरिका की आंख में आंख डालकर देखता है। वहीं चीन दोस्तों वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार भी है, और साथ ही चाइना की जो इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, उसके तहत भी चाइना वेनेजुएला के अंदर भारी निवेश कर रहा है। अमेरिका की नीतियों का मुकाबला करने के लिए चीन आर्थिक सहारा और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी वेनेजुएला को प्रोवाइड करा रहा है। तो रूस चीन मिलकर वेनेजुएला को अमेरिका के खिलाफ एक ढाल भी बना रहे हैं। और आजकल आप जानते हैं कि शी जिनपिंग के राज में चाइना बहुत पावरफुल हो चुका है, बहुत आगे चला गया है। ठीक है, तो वेनेजुएला के अंदर चाइनीज हित आपको आई थिंक समझ में आ गए होंगे। इसलिए चाइना का मकसद है कि अमेरिका की जो हेजमनी है उसको चुनौती दे, लेकिन अमेरिका के अंदर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मजबूत करे। इसलिए कहीं न कहीं वेनेजुएला के खिलाफ जब अमेरिका जाएगा, बात आगे बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं चाइना भी रशिया के साथ अमेरिका के अगेंस्ट वेनेजुएला के अंदर खड़ा नजर आएगा, और फिर से दुनिया क्यूबा मिसाइल संकट जैसे क्यूबा 2.0 पर खड़ी नजर आएगी। दोस्तों अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के वैश्विक प्रभावों की बात करें, तो देखिए जो तेल और ऊर्जा संकट है वो बड़ी तेजी से जो है कि व्याप्त हो जाएगा पूरी दुनिया पर, क्योंकि जो है दोस्तों ये संघर्ष जब बढ़ेगा तो तेल सप्लाई बाधित होगी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार के अंदर तेल की कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई और आर्थिक अस्थिरता का भी खतरा बरकरार हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये संघर्ष अब एक नया कोल्ड वार जैसा रूप लेता दिखेगा, यानी कि अमेरिका बनाम रूस चीन का जो ध्रुवीकरण है वो और गहरा नजर आएगा आपको। लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती भी जो है कि मिलेगी, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तेल की कीमत तो बढ़ेगी, दुनिया आर्थिक संकट में जाएगी ही जाएगी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो डेडलॉक में फंस गई हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन रूस एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, और ये जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी दुनिया की अब बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रह गई हैं। ये संस्थाएं उन्हीं के लिए काम करती हैं जिनका शेयर्स इसमें सबसे अधिक होता है। वो चाहे अमेरिका जो है कि यूएन को चलाए, वो चाहे अमेरिका बहुत सारे WHO, WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिका जब भारी फंड प्रोवाइड कराता है, तो अमेरिका के ही समर्थन में वहां पर बातें होंगी। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हालांकि इस पूरी दुनिया पर जो असर होने वाला है वेनेजुएला और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट का, उससे दोस्तों भारत भी अछूता नहीं है। कहीं न कहीं भारत जो है भी इस चीज से प्रभावित होगा, क्योंकि दोस्तों भारत वेनेजुएला से सॉरी सस्ता तेल लेता है, तो तेल कीमतों पर असर होगा। तो भारत ऊर्जा आयात पर निर्भर है, तो कहीं न कहीं भारत में तेल की कीमतें भी जो है इस संघर्ष के कारण बढ़ेंगी। तो इससे क्या होगा, महंगाई होगी और करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी भारत के असर पड़ने वाला है। कहीं न कहीं दोस्तों कूटनीतिक संतुलन भारत को बना के चलना पड़ेगा। भारत को अमेरिका, रूस, चीन तीनों से रिश्ते निभाने हैं और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भी करना है। जैसे कि भारत इस
कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक मध्यस्थ और बैलेंसर की भूमिका निभा सकता है, जिससे भारत को अमेरिका और रूस, चीन सभी के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखने में मदद मिल सके। व्यापार और निवेश के अंदर दोस्तों तेल कीमतें बढ़ेंगी जब, तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं न कहीं भारत के ऊपर भी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असर जो है जरूर पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका वेनेजुएला संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की तस्वीर भी दिखाता है, जहां अमेरिका के सामने रूस और चीन संयुक्त रूप से एक चुनौती बनकर खड़े हैं। भारत समेत पूरी दुनिया को इस संघर्ष से आर्थिक और राजनीतिक असर झेलना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह संघर्ष एक नया शीत युद्ध बनकर उभरेगा या फिर कूटनीति से इसका हल निकलेगा। दोस्तों, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करना चाहेंगे। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पूरा वीडियो और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के विविध पक्षों को समझने में मदद मिले होगी, और मैप के थ्रू हमने समझाने का प्रयास किया कि जो वेनेजुएला की लोकेशन है कितनी इंपॉर्टेंट है और कहां पर है, जिससे आपको एग्जाम में भी बहुत लाभ मिले। अगर ये एक आम व्यक्ति भी हैं आप, तो उसके लिहाज से भी हमने इस तरह से समझाने का प्रयास किया कि बहुत नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आती। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को यहीं पूरा करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।